ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि संघीय ढांचे में एक कलेक्टर की जवाबदारी बनती है, उसे एक मोटी तनख्वाह मिलती है, एक बंगला मिलता है, बहुत सारी शक्तियां राज्य सरकार देती है, जिन शक्तियों का उपयोग उसे जनता के हित में करना होता है, लेकिन लोगों को विधिक साक्षरता नहीं होती। नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटकर जैसे सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं जो इनको अपने कानूनी अधिकार दिलाते हैं और सामाजिक रूप से भी संघर्ष करते हैं। ये सरकारों का अगर ये स्वरूप रहा तो आने वाले समय में संवैधानिक जो संस्थाएं उन पर से भरोसा उठ जाएगा आम लोगों का और फिर संघर्ष की स्थिति बनेगी। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए यहाँ पर कोई भी कलेक्टर बने या कोई भी यहाँ पर आए, उनको इन डूब प्रभावितों के मुद्दे सुनना चाहिए। कांग्रेस में विपक्ष के लोगों को भी, सत्तारूढ़ लोगों को भी इनके मुद्दे सुनना चाहिए। ये बहुत मानवता से भरा हुआ मुद्दा है, लोग बहुत परेशान हैं, महिलाएं हैं और ऐसी स्थिति में रह रही हैं और नर्मदा किनारे हैं, नर्मदा भक्तों का ये क्षेत्र है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि इस जो लड़ाई में बहुत निष्पक्ष रूप से इनकी बात सुनी जाना चाहिए। अब हम आपको आगे भी बताएंगे कि कलेक्टर साहब यहाँ पर आते हैं या इनकी बात सुनते हैं या नहीं और कितना वक्त लगाते हैं। सबसे बड़ा अधिकारी लोकतंत्र में मताधिकारी होता है। आज वर्तमान की स्थिति यह हो गई है कि संविधान की प्रस्तावना में जो मौलिक अधिकार है वह सभी के सभी जो मौलिक अधिकार है उनसे ग्राउंड पर एक आम व्यक्ति, एक आम मतदाता जो सरकार बनाता है वो जूझ रहा है, जिसमें विस्थापन जो है मध्य प्रदेश के निमाड़ की क्षेत्र की घाटी की एक बड़ी समस्या है, जिसको लेकर 8/2/2017 को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि जो लोग जिनकी ज़मीन गई है उनको 15 लाख दिया जाए और खेती लायक ज़मीन शासन नहीं दे पाने के कारण उनको 15 लाख दे अथवा 60 लाख दे। उसकी कोई उन्होंने पैरामीटर बनाए हैं जिसकी जानकारी हम लेंगे। वर्तमान में हमारे साथ एक महिला भी हैं जो पिपलूद की हैं, टीन शेड में रह रही हैं। आप सोच सकते हैं बारिश की स्थिति में टीन शेड में रह रही हैं। अभी बीच में कुछ लोगों, प्रशासन द्वारा कुछ लोगों को टीन शेड से हटा भी दिया गया था। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंगी बाई। अच्छा, अभी कहाँ रह रही है आप? अभी पिपलूद से मैं टीन शेड में हूँ। आप डूब प्रभावित हैं? हाँ। तो अभी आपको कुछ भी नहीं मिला है क्या? देखो भैया, हमको रहते रहते अब तो 25 साल हो रहा है ना। उसके बाद में हमको वहाँ से लाया घिसट के और हमको बोले कि यहाँ पे रहो, तो नहीं पानी की व्यवस्था, नहीं बिजली की व्यवस्था है, नहीं खाने पीने की व्यवस्था, क्योंकि सारा दिन भर काम करने जाते तो आते लोग क्या मालूम कितनी घड़ी आते सर्वे करके ले जाते। अब सारा दिन भर तो काम करने जाएंगे तो कोई बोले कि ताला लगा है, तो ताला तो लगेंगे, सारा बच्चे को छोड़ के जाएंगे तो बच्चे खेलने जाते, तो ताले वाले को लोग सर्वे नहीं करते, तो तुम यहाँ पे रहते ही नहीं, तुम यहाँ के रहवासी नहीं है, तो भैया पे तो हमको वहाँ से लाया क्यों? हमारा नहीं होता तो हमको नहीं लाना था, हमको नर्मदा में जाना था। तो फिर तो हमको लाया, तो फिर हमारी पूरी व्यवस्था करे जाए, 580 दे जाए और हमारा मकान दिया जाए। उसके बाद में क्या है? तो अभी टीन शेड में क्या क्या व्यवस्था? कुछ नहीं है। कुछ नहीं, नहीं लेटिंग है, नहीं पानी की व्यवस्था है, नहीं हमारा खाने पीने की व्यवस्था। ये सरकार का कितना अमानवीय पक्ष है कि टीन शेड में रखी गई महिलाओं के लिए ना लेट बात है ना कुछ है, जबकि देश के प्रधानमंत्री जो है हर जगह टॉयलेट बनवा रहे हैं और स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसे राजनीतिक प्रतिद्वंदता के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए, इसे मानवीय दृष्टिकोण से ही देखा जाना चाहिए। तो अभी आपने क्या क्या कहाँ कहाँ आवेदन दे रखे हैं? हमने तो सब दूर दिया भैया, मेरे को देते देते मेरी आधी सफेदी हो गई। अच्छा। देते देते और आज मैं बोल रही थी नर्मदे में जा रही थी, मैंने जीजी को बोले मेरा बिस्तर बह गया, मेरा हांडा भांडा सब बह गए और देखो मेरे साथ में ऐसी गद्दारी हो रही, लोग ने मेरे नहीं साथ दिया। और पहले कलेक्टर को बोलने में गई तो मैंने कलेक्टर को बोला कि मैंने तेरे पे लकड़ी उठाई, तो लगे वो बोल रहा है तो बोले कि तेरा मकान काय की जगह, उनको चल तेरे को मकान बताने ले, तो गाँव में लड़ाई होने लग गई। तो मैंने बोला कि भाई 3 सेट में ले जा रहा, तो हमको पुलिस दोबारा लाए, हमको खाना दिया, चाय दी, नाश्ता पूरा दिया उसने। उसके बाद में हमारा कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ पे। तो भाई हम बोल रहे हैं कि क्या हमारा कुछ भी तो कर दे, नहीं तो 3 सेट में हमारा मकान बना के दे दे, नहीं तो हमारा कुछ भी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक राज्य जिसको उसी की प्रजा चुनती है, उस प्रजा को जब समस्याएं आती है, उसके जो मौलिक जो अधिकार है उन पर जब बात आ जाती है, तब भी सरकारें कितने अमानवीय तरीके से उनसे पेश आती हैं। हम भी ये संज्ञान में डालना चाहेंगे सभी लोगों को, जो लोग भी सरकारों में है या विपक्ष में है वो इन लोगों की आवाज बने, हर संभव मदद करें, क्योंकि ये मानवता की बात है। अब हम इनसे जानना चाहेंगे दीदी से, जो मेधा पाटकर जी हैं, कि इसका कानूनी पक्ष क्या है, किस तरह की कानूनी लड़ाई अभी कहां तक पहुंची, कितने लोग जो हैं पात्र हैं, टीन शेड में हैं लेकिन उनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला और अब कब तक मुआवजा मिल सकता है उनको? देखिए, नर्मदा के सरदार सरोवर एक 3 राज्यों का मिलकर बांध है और चौथा राजस्थान भी लाभ क्षेत्र में इंदिरा गांधी जी ने शामिल किया है।
3 राज्यों का अंतर्राज्य बांध होने के कारण इसका जो ट्रिब्यूनल का फैसला है वही मुख्य कानून है। और उस फैसले में ये साफ लिखा है कि डूब के 1 साल पहले जिनकी जमीन की पात्रता है उनको जमीन देनी थी, और डूब के कम से कम 6 महीने पहले संपूर्ण पुनर्वास किसी भी परिवार का होना था, उसकी कोई भी संपत्ति डूब में आने के पहले। ऐसा नहीं हुआ। 3 साल में इनको पूरा प्लानिंग करना था। इनके पास कितने हजार परिवार डूब में आ रहे हैं उनका आंकड़ा भी नहीं था, सर्वे भी नहीं हुए थे। तो हमको संघर्ष पे उतरना पड़ा, पर हमने संवाद जारी रखा। केंद्र के हर प्रधानमंत्री ने, एक नरेंद्र मोदी जी छोड़कर, हमारे साथ बातचीत की। कभी 1500 लोग हम प्रधानमंत्री के घर के अंदर गए, वीपी सिंह जी के, देवेगौड़ा जी के, और सभी ने ये आश्वासन दिया कि कानून का पालन करेंगे, क्योंकि इन्होंने कानून का पालन नहीं किया। और कानून में बहुत कमजोरी थी, क्योंकि ट्रिब्यूनल ने कभी भी 3 मंदिरों को भेंट दी थी, लेकिन एक भी विस्थापित के घर की भेंट नहीं ली थी। तो इनके ट्रिब्यूनल में आदिवासियों की बात नहीं थी, भूमिहीनों की बात नहीं थी, मजदूरों के लिए कुछ नहीं था, कुम्हारों के लिए कुछ नहीं था, दुकानदारों के लिए कुछ नहीं था। सब कुछ हमको आवाज़ उठाते एक अधिकार लेना पड़ा। तो ये सब करने में बहुत साल गए, और 1994 में जब हम सुप्रीम कोर्ट में गए तब मध्य प्रदेश में वसाहतें बनाना चालू हुआ। मतलब 1979 से लेकर 94 तक इन्होंने एक भी वसाहत नहीं बनाई थी। लेकिन हमने जब कहा कि हम वसाहत नहीं है, जमीन का अधिकार है, नहीं मिल रहा है, तो हम हटेंगे नहीं, डूबेंगे पर हटेंगे नहीं, ये उस समय का नारा रहा। और फिर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को एक एक पेश करना चालू किया, वसाहतें बनाने चालू की। आज 83 वसाहतें मध्य प्रदेश में है, 350 करीबन गुजरात में है, 14 महाराष्ट्र में है। पर महाराष्ट्र और गुजरात ने जमीन दी, मध्य प्रदेश ने जमीन के बदले कैश की एक साजिश चलाई, जिसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, और कैश नहीं दी जाएगी लाभ के बदले। ये मध्य प्रदेश की नर्मदा की पुनर्वास नीति में पहला सिद्धांत होते हुए भी इन्होंने हर चीज का कैश देना चालू किया। घर प्लॉट के बदले आप 50,000 रुपया ले लो, पहले तो 20,000 दे रहे थे, फिर 50,000 के। 5 एकड़ सिंचित जमीन के बदले आप 5.5 लाख ले लो। तो कुछ लोगों को दलालों के द्वारा फंसाया गया, जिनके लिए फिर संघर्ष करके 2017 में हमने 15 लाख रुपया दिलवाया। और जिन्होंने पैसे को छुआ नहीं या 1 हफ्ता लिया आधी किश्त 2,79,000 की, लेकिन बाद में रुक गए, उनको 60 लाख दिलवाया। आज भी कुछ 60 लाख के लोग बाकी हैं। और ये जो कानून है, उसके बाद आदेश में बार बार आया कि बिना पुनर्वास डूब नहीं आनी चाहिए। लेकिन ये जो लोग टीन शेड में आज पड़े हैं, उनको डूब से प्रभारी दल के अधिकारी और पुलिस, इन्होंने पंचनामा बनाकर निकाला गया है। और क्या देखने की जरूरत है? अब गांव के सरपंच का सर्टिफिकेट ले लीजिए, अब गांव के लोगों को सामने बिठाकर पूछ लीजिए कि ये लोग गांव में रहते थे कि नहीं। आज कटनेरा जैसा गांव है, पिछोड़ी जैसा गांव है, आधा गांव छोड़ दिया है। निसरपुर में बैडीपुरा है, छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया है? इनका कहना है कि आप डूब के बाहर हो गए। अरे पर आपने हमारे घरों का भू अर्जन किया, हमारी संपत्ति सरकार के नाम पर हो गई, तो आप कैसे छोड़ सकते हैं? आपने घर प्लॉट दिया, मतलब आपने मान लिया कि हम पुनर्वसित होने हैं, लेकिन आप अभी 5,80,000 नहीं दे रहे हैं, तो गरीबों को 2.5 लाख रुपए जिसके नींव में ही जाते हैं, ऐसा घर बनाना संभव नहीं है। अच्छा, अभी आपने एक जो पक्ष रखा कि दलाल शब्द आपने जो उपयोग किया, तो क्या ये दलाल वास्तव में उन घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, लोगों के काम करवा रहे थे और पैसे ले रहे थे? तो क्या उनकी बात वहां पर सुनी जा रही थी, उनके काम हुए हैं? हमको बोलने की जरूरत ही नहीं। मैं आपको अभी झा कमीशन के रिपोर्ट बताती हूँ कि झा कमीशन ने क्या कहा है। दलाल ही कहा है, और दलालों की 180 की सूची में अधिकारियों के नाम है। अच्छा। बड़वानी के पुनर्वास अधिकारी, भू अर्जन अधिकारी गुहा जी थे, उनका नाम है उसमें। अच्छा। ऐसे महेश्वरी जी का नाम है जो कुक्षी के अधिकारी थे, जिन्होंने घर प्लॉट दिए, उनमें से 120 घर प्लॉट झूठे थे। तो जानकी यादव जी आई, उनको कैंसिल करने पड़े, लेकिन एक को भी सजा नहीं हुई है। तो आज उन 180 दलालों के नाम हैं। झा कमीशन में पूरी सूची है कि 1589 परिवारों को फर्जी रजिस्ट्रियों के द्वारा दलालों ने फंसाया है।
और दलालों ने हर एक राशि से अपना हिस्सा निकाल दिया है, इसलिए तो उनको दलाल कहते हैं, है ना। तो ये 5,80,000 उनको दिलाएंगे जो 80,000 रुपया देने को तैयार हो। तो अभी भी जो बैठे हैं वो ईमानदार लोग बैठे हैं, जिन्होंने पैसे की और दलाली की बात नामंजूर नहीं। तो अभी भी हम आपको लड़ेंगे। तो अभी भी लगता है कि ये ऐसे दलाल लोग सक्रिय हैं? अभी उसमें से कुछ दलाल सक्रिय हैं, कुछ अधिकारी निवृत्त तो हुए। उसमें बड़वानी, निसरपुर, धार इधर के भी दलाल हैं जो सक्रिय? बिल्कुल है, बिल्कुल है, नामजद हम बता सकते हैं। अच्छा। और इन्होंने लाखों रुपए कमाए हैं। उनका एक एक का बंगला देखकर आई है निसरपुर में, उसके अंदर का फर्नीचर ही इनका 40-40 लाख रुपए का है और 5,80,000 के लिए लोग तरस रहे हैं। आज जो गांव घेरे जाते हैं पानी से, जैसे बैडीपुरा में सर्पदंश से कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, आज पिछोड़ी में हिरदाराम भाई का ऐसा मकान है कि जो बिल्कुल पानी में ही आता है। आज कटनेरा में एक बाजू के नाले से पानी आता है। इन्होंने अगर बाजरी खेड़ा को पुनर्वास दिया तो कटनेरा को भी देना चाहिए। अच्छा, अभी आप बैडीपुरा को कलेक्टर 5,80,000 देंगे तो वो चले जाएंगे अपने प्लॉट पर। ठीक है, अभी आप जो एकत्रित हुए हैं, जो रिलीवेंट अपना प्रासंगिक जो मुद्दा है, वो अभी आप कलेक्टर से किस तरह का संवाद चाहते हैं? हम कलेक्टर से बात करना चाहते हैं कि क्योंकि कई अधिकार अभी आयुक्त से या राज्य शासन से कलेक्टर को दिए गए। 5,80,000 किसकी पात्रता है वो तय करने के। टीन शेड में जो रहे हैं उनको आवेदनों को जवाब नहीं मिलता है, उनका जवाब देने के। तो कलेक्टर के पास जितने आवेदन प्रलंबित है उनका जवाब कलेक्टर ने देना चाहिए। अब धार कलेक्टर दूर होते हुए भी जब एक जत्था गया हमारा तो उन्होंने 2 घंटे चर्चा की। अब बड़वानी के कलेक्टर के द्वारा हम लोग राज्य शासन तक पूरी घाटी की आज एक प्रातिनिधिक रूप से लोग आए हैं। कुछ सेबलदा से आए हैं, कुछ पेरखट से आए हैं, कुछ एकलवाड़ा से आए हैं, कुछ गणपुर चौकड़ी से आए हैं, कसरावत, कुंडिया, पिछोड़ी, जांगरवा, आवलदा, बिजासन सबके आए हैं। तो क्या कलेक्टर को सुनने के बाद सही प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा? ये कम है, हम उनसे जवाब चाहते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि संघीय ढांचे में एक कलेक्टर की जवाबदारी बनती है, उसे एक मोटी तनख्वाह मिलती है, एक बंगला मिलता है, बहुत सारी शक्तियां राज्य सरकार देती है, जिन शक्तियों का उपयोग उसे जनता के हित में करना होता है। लेकिन लोगों को विधिक साक्षरता नहीं होती। नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटकर जैसे सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं जो इनको अपने कानूनी अधिकार दिलाते हैं और सामाजिक रूप से भी संघर्ष करते हैं। ये सरकारों का अगर ये स्वरूप रहा तो आने वाले समय में संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उन पर से भरोसा उठ जाएगा आम लोगों का और फिर संघर्ष की स्थिति बनेगी। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए यहाँ पर कोई भी कलेक्टर बने या कोई भी यहाँ पर आए, उनको इन डूब प्रभावितों के मुद्दे सुनना चाहिए। कांग्रेस में विपक्ष के लोगों को भी, सत्तारूढ़ लोगों को भी इनके मुद्दे सुनना चाहिए। ये बहुत मानवता से भरा हुआ मुद्दा है। लोग बहुत परेशान हैं, महिलाएं हैं और ऐसी स्थिति में रह रही हैं और नर्मदा किनारे हैं, नर्मदा भक्तों का ये क्षेत्र है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि इस जो लड़ाई में बहुत निष्पक्ष रूप से इनकी बात सुनी जाना चाहिए। अब हम आपको आगे भी बताएंगे कि कलेक्टर साहब यहाँ पर आते हैं या इनकी बात सुनते हैं या नहीं और कितना वक्त लगाते हैं। कलेक्ट्रेट से NN7 के लिए नवनीत।